जो राष्ट्रपति की पद अवधि होती है वो 5 साल के लिए होती है। देखिए, अब मान लो आर्टिकल 56 के अनुसार पद अवधि होती है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद अवधि से पहले दिक्कत करने लगे या अपना त्यागपत्र सौंपने लगे, तो राष्ट्रपति ये याद रखना, अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसे सौंपता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है जी? उपराष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति ना रहे कुदरत ना करे ऐसा हो, पर लेकिन हो जाए, है ना, कुछ पता थोड़ी, समय बलवान है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि उपराष्ट्रपति उस समय उपस्थित ना हो या आकस्मिक कोई घटना हो जाए तो किसे सौंपेगा? मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सुप्रीम कोर्ट के या फिर मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होते हैं भारत के, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपने का काम करते हैं ये। यदि किसी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे, हो जाती है दिक्कत। अब मान लो मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो फिर किसे त्यागपत्र देंगे? फिर देंगे ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। किसको देंगे जी? वरिष्ठतम न्यायाधीश को। जो भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सा बड़ा न्यायाधीश होगा, योग्यता के आधार पर वरिष्ठतम होगा, ना कि उम्र के आधार पर। ये ध्यान रखना बात, योग्यता के आधार पर वरिष्ठतम होना चाहिए वो व्यक्ति, ना कि उम्र के आधार पर। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, फिर उसके सामने उसको वो उसको त्यागपत्र देगा और सामने उसके शपथ लेगा। शपथ का भी यही सीन है, बस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सामने शपथ नहीं लेता, शपथ लेता, शपथ में पढ़ाऊंगा आपको ये शपथ, है ना, कहां पर? मुख्य न्यायाधीश के सामने। यदि नहीं होते तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। इसी प्रकार अपने त्यागपत्र भी ऐसे ही सौंपते हैं ये। तो आर्टिकल 56 में पद अवधि लिखी जाती है, कितने साल की होती है? 5 साल की इसकी पद अवधि होती है। और पद अवधि से पहले यदि अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र सौंप करके अपना पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक भाई, इसी प्रकार पद अवधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? पात्रता। उस व्यक्ति की पात्रता क्या होगी? पात्रता तो समझते ही हो ना कि वो काबिल है कि नहीं है। तो काबिल बनने के लिए, पात्रता बनने के लिए उसे क्या होना चाहिए? शर्तें और आपकी अर्हताएं कुछ लगभग ऐसी प्रकार की है। जो आपकी पात्रता होती है उसे क्या कहा जाता है कि वही है सारा सीन, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। पात्रता का मतलब होता है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अर्थात राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकते हैं, ध्यान रखना। भारत में राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो जाओ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति आराम से रहो, राष्ट्रपति बनो। इसके बाद राष्ट्रपति की अर्हताएं आती है 56 से अनुच्छेद 57। जो ये होता है जी, ये होता है अनुच्छेद 57 में पात्रता। अर्हताएं की बात करें तो अर्हताएं होता है अनुच्छेद 58 में। अर्हताएं अर्थात योग्यताएं, आपको पता होगा सारी वही चीजें हैं। भारत का नागरिक हो, ये पहली कंडीशन सब में लगती है ना, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, दिवालिया पागल ना हो, ये सारी बात दिवालिया पागल ना हो, है ना, और सारी बात दिवालिया पागल ना हो, भारत का नागरिक हो। उसके बाद सांसद बनने की योग्यता रखता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांसद बनने की योग्यता रखता हो। अब सांसद बनने के योग्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति 30 उम्र के साल पूरी कर चुका हो। इसी के साथ राष्ट्रपति बन रहे हो तो 5 साल और जोड़ दीजिए, तो कितने साल होने चाहिए? 35 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशनें अर्हताएं अर्थात योग्यताओं में आती है। आर्टिकल 58 यही बात कहता है। अब आर्टिकल 59 भी तो होगा कि 59 क्या होगा? इसके लिए शर्तें होती हैं, शर्तें होंगी। शर्तें किस प्रकार की होगी? राष्ट्रपति को तो पद पे बैठाया है, कुछ शर्त रखी जाती है। शर्त क्या रखी जाती है? शर्त है आपके आर्टिकल 59 में, है ना, 59 में एक सीक्वेंस वाइज आर्टिकल है। अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें रखी जाती हैं। शर्तें क्या होती हैं कि सांसद बनने की योग्यता, वही बात है बिल्कुल, सांसद की, एक सांसद की योग्यता रखता हो। दूसरी बात,
जब तक पद पे बना वह जब तक पद पे नहीं बैठ सकता, शर्तें हैं, जब तक पद पे नहीं बैठ सकता जब तक पहला राष्ट्रपति पद पर बैठा है। राष्ट्रपति यदि पद से हट जाते हैं तो उसके 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, उसे पुनः राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। एक शर्त क्या है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव मान लो किसी घटना से किसी भारत में कोई दिक्कत हो जाती है और राष्ट्रपति का चुनाव हटा दिया जाता है पीछे, तो राष्ट्रपति वही काम करता रहेगा जो पुराना राष्ट्रपति बैठा है, पुराना राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, है ना। दूसरी बात, यदि मान लो भारत में कोई कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़े तुरंत, तो उस शर्तें रखी जाती है कि यदि आप अपना त्यागपत्र देते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर हम दूसरा राष्ट्रपति बैठाएंगे, तब तक 6 महीने तक कार्यकाल आप खुद संभाल लोगे, है ना। तो राष्ट्रपति पद पर तब तक बना रहेगा। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। ये भी शर्तें हैं कि यदि महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये कुछ शर्तें होती हैं अनुच्छेद 59 के तहत। अब आपने शर्तें भी इससे पूरी करवा ली, अब आप क्या दुआओगे? शपथ। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार क्या लिखी जाती है जी? शपथ लिखी जाती है। आप देखो, शपथ और प्रतिज्ञान, ये दोनों चीज समझना, शपथ और प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान देखिए, जो शपथ और प्रतिज्ञान होता है जी, शपथ और प्रतिज्ञान दोनों अलग अलग चीज है। जो शपथ ली जाती है वो तो ली जाती है ईश्वर की, ये ध्यान रखना, और प्रतिज्ञान जो किया जाता है वो किया जाता है जी संविधान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शपथ होती है वो तो किसकी होती है जी? ईश्वर की, और जो प्रतिज्ञान किया जाता है वो किया जाता है संविधान का। अब राष्ट्रपति सबके सामने खड़ा होकर, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के सामने स्टैंड करके ये बात कहता है कि मैं आमुख शपथ लेता हूं, ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ ग्रहण करता हूं। यदि नहीं कहता, आमुख का मतलब होता है नाम लेता है अपना, कि मैं राष्ट्रपति, है ना, मैं जो भी उसका नाम होगा वो व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन संविधान पूर्वक करूंगा, है ना, सत्यनिष्ठा से करूंगा, वही सारी चीजें आपको पता है, संविधान का आदर करूंगा। इसी के साथ जो प्रतिज्ञान होता है वो होता है संविधान का। राष्ट्रपति कहता है अपना नाम लेकर के कि मैं आमुख संविधान का प्रतिज्ञान करता हूं, है ना, अपने कर्तव्यों का सत्यपूर्ण निर्वहन करूंगा, जनता की देखभाल संविधान का पालन करूंगा। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद शपथ में लिखी जाती है। शपथ के लिए एक नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सिर्फ इन दो व्यक्तियों की शपथ संविधान में लिखी गई है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दो व्यक्तियों की शपथ भारतीय संविधान में लिखी है, अन्यथा सभी की शपथ अनुसूची 3 में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, नोट में लिख लेने से बात को। एक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ मात्र भारतीय संविधान में है, बाकी सभी की शपथ, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई हो, सभी की शपथ किस में लिखी जाती है? अनुसूची 3 के अंतर्गत लिखी जाती है। शपथ की बात होगी। अब शपथ दिला दी, पद पे बैठा दिया व्यक्ति, तो अब क्या होगा? दिक्कत करने लगा। जो शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ली थी, अब उस शपथ का उल्लंघन करने लगा व्यक्ति, संविधान का अतिक्रमण करने लगा, तो महाभियोग लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे जी? महाभियोग लगाने का काम करते हैं। तो अनुच्छेद 60 तो हो जाता है आपका शपथ, और अनुच्छेद 61 में क्या लिखा जाता है जी? महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा जाता है? महाभियोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61। अब समझना महाभियोग क्या होता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है जी महाभियोग। महाभियोग याद रखना इसे, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली जाती है? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली जाती है। महाभियोग होता क्या है? महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। पहली कंडीशन, नोट करके एक बात लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग जो शब्द होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। भारतीय संविधान ने महाभियोग वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया। जितनी भी आप पुस्तक पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल देखते हो, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता वो कहां से बताते हैं, कौन सी ऐसी महारथी बुक है बन रही जिसमें भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी में कहीं भी महाभियोग वर्ड नहीं यूज किया जाता। सिर्फ और सिर्फ भारत के
राष्ट्रपति के लिए महाभियोग वर्ड यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। बाकी लोग मुख्य न्यायाधीश पे भी महाभियोग लगा लेते हैं, प्रधानमंत्री पे भी महाभियोग लगवा दिया लोगों ने, कैग पे भी महाभियोग लगवा दिया, पता नहीं कहां से तो दिमाग पढ़ के लाते हैं। तो महाभियोग जो वर्ड होता है भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, अन्यथा भारतीय संविधान ने किसी पे भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं दर्शाई। ठीक बात। तो महाभियोग की प्रक्रिया समझिए अब क्या होती है प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन क्या पड़ती है, जो महाभियोग होता है उसको लाने का प्रस्ताव कौन करता है। तो सबसे पहले क्या काम होगा कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या हो गया जी, बता दिया जाता है लिखित रूप में। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं ना, वो बाकायदा लिखित रूप में राष्ट्रपति के घर वो नोटिस फाड़ करके नोटिस भेजते हैं राष्ट्रपति को, नोट भाई साहब जी हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। तो 14 दिन पहले क्या होगा, उसे सूचित कर दिया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो कौन व्यक्ति लाते हैं, 1/4 व्यक्ति। कौन जी, संसद के कुल सदस्यों का 1/4 व्यक्ति, कुल सदस्यों का 1/4 व्यक्ति क्या काम करते हैं, प्रस्ताव को लाने का काम करते हैं। अभी तक बस प्रस्ताव आया, जो प्रस्ताव होता है वो कौन लाता है जी, संसद के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं संसद के। प्रस्ताव आया, सिर्फ महाभियोग स्टार्ट नहीं हुआ। अब प्रस्ताव से लगा कि भाई साहब राष्ट्रपति ने वाकई कुछ दिक्कत है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है। भारतीय संविधान ने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड। क्या लिखा है जी, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर। ये इंपॉर्टेंट है, महाभियोग राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण करने पर। बाकी राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी कंडीशन में नहीं लगाया जाता। यदि राष्ट्रपति वास्तव में संविधान का अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अन्यथा नहीं है। सिर्फ एक वर्ड लिखा है भारतीय संविधान द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान ने खुद ये बात लिखी है कि यदि संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है तो उस पर आर्टिकल 61 के तहत आप महाभियोग लगाओ, छुट्टी करो। ठीक, तो पहली कंडीशन उसे 14 दिन पहले बता दिया जाएगा। अब जो प्रस्ताव लाने का काम करते हैं वो संसद के कुल सदस्य होंगे, वो 1/4 सदस्य होते हैं। जैसे 400 सदस्य हैं तो 400 सदस्य का 1/4 निकाल लो, कितना आ गया जी, 100 सदस्य है ना, 100 सदस्य आ गए। तो 100 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, पेश करेंगे। अब प्रस्ताव पेश होएगा जी, अब ये बहुत ध्यान से रखना कि प्रस्ताव कहां कहां पेश होएगा, किस प्रकार। ठीक है, तो जो 1/4 सदस्य होते हैं भाई, 1/4 सदस्य देखना, जो 1/4 सदस्य होते हैं वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले हस्तांतरित सहित सिग्नेचर सहित प्रस्ताव भेजते हैं कि भाई साहब जी, राष्ट्रपति जी हम आपको पद से हटाने वाले हैं, आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति तुरंत सतर्क हो जाते हैं, है ना, तुरंत खड़े होकर के अपना मुंह मां धो करके फिट हो जाते हैं कि भाई देखो महाभियोग किस प्रकार लाया जाएगा। तो जो संसद होती है, आपको पता होगा महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर लगाई जाती है जी, संसद में लगाई जाती है। और संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहली कंडीशन याद रखना, जो संसद महाभियोग प्रस्ताव होता है, महाभियोग प्रक्रिया होती है, वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, या वो लोकसभा में या फिर सबसे पहले राज्यसभा में। याद रखना इस चीज को कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित की जा सकती है, पेश किया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। अब मान लिए देखो किसी भी सदन में, इसका मतलब मान लो ये प्रथम सदन है, ये सेकंड सदन है, कोई सा भी हो सकता है। प्रथम, ये प्रथम मान लो, ये सेकंड मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक, कोई से भी सदन में बिल प्रस्ताव पेश हो सकता है महाभियोग का। अब मान लीजिए कि लोकसभा में बिल प्रस्ताव कर दिया जी महाभियोग प्रक्रिया का कि भाई साहब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं। तो महाभियोग लगाते हैं जैसे, तो जो पहला सदन होता है वो पहला सदन तुरंत सटीक हो जाता है कि भाई साहब राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव आ गया, तुरंत एक्शन लेता है। तो ये जो होता है ये पूरी समीक्षा छानबीन करके सोचता है कि अच्छा भाई यार वास्तव में दिक्कत है। जब वास्तव में दिक्कत है तो यहां से जो पहला सदन होगा उसके 2/3 सदस्य हैं,
क्या हो गया जी, 2/3 सदस्य हैं, कुल सदन के 2/3 सदस्य। अब कुल सदन कितना भी हो सकता है, कुल सदन में आप देख सकते हो कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545 सदस्य, है ना। यदि वो उस टाइम जितने उपस्थित है उतनों का वोटिंग होता है, तो उन सभी का 2/3 सदस्य यदि सहमत हो जाते हैं, उस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो प्रस्ताव यहां से क्या समझा जाएगा जी, क्लियर कट समझा जाएगा, बिल्कुल पास समझा जाएगा। अब प्रस्ताव कहां पर पहुंचेगा, प्रस्ताव तुरंत दूसरे सदन में पहुंच जाता है। अब जब प्रस्ताव दूसरे सदन में पहुंच गया तो तुरंत दूसरा सदन एक्शन में आ जाता है और न्यायालय की भांति काम करने लगता है। क्या करने लगता है जी, न्यायालय की भांति। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सदन राष्ट्रपति के चुनाव में न्यायालय की भांति कार्य करता है, तो दूसरा सदन। तो दूसरा सदन तुरंत न्यायालय की भांति काम करने लगता है, समीक्षा अर्थात जांच करने का काम करता है। यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के दौरान जांच हेतु कार्य करता है, तो दूसरा सदन जो होता है राष्ट्रपति पर तुरंत जांच का काम करने लगता है। अब ये जांच बीच करता है, पूरी छानबीन करके राष्ट्रपति को फोन मिलाएगा, राष्ट्रपति जी, हेलो, राष्ट्रपति स्पीकिंग। तो राष्ट्रपति तुरंत फोन उठाएंगे, राष्ट्रपति पर लोकसभा तुरंत फोन करेगी, राज्य अगला सदन जो होगा दूसरा सदन, हाँ जी भाई साहब आपके खिलाफ महाभियोग लगा दिया, तुरंत सदन में आओ या अपना प्रतिनिधि भेजो या हम बिल पास करें। तो राष्ट्रपति, रुको जी रुको, मैं अपना बिल या अपना प्रस्ताव या खुद आ रहा हूं। तो राष्ट्रपति दूसरे सदन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपना प्रतिनिधि या खुद जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपना प्रतिनिधि भेज सकता है या स्वयं जाने का काम करता है और उसकी जांच करवाता है। जो दूसरा सदन होगा, दूसरा सदन तुरंत उसकी जांच बीच करेगा, छानबीन करेगा, बहुत अच्छी तरीके से उसका गहन अध्ययन करेगा। राष्ट्रपति के जितने भी राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए होंगे अतिक्रमण के, वो सबको छानबीन करने का काम करता है। अब दूसरा सदन भी विवश हो जाता है, राष्ट्रपति को कहता है एक काम करो, साइड में बैठो थोड़ी देर। तो ये जो होता है, मान लो दूसरे सदन में भी प्रस्ताव पास किस प्रकार होगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई है उन्होंने, अतिक्रमण करने का जो प्रावधान रखा है वो मान लो सही निकल गया, प्रस्ताव पास होने के कगार पर खड़ा हो गया, आरोप सारे सही निकट गए, तो जो दूसरा सदन होता है वो भी तो यही कहेगा कि भैया जब वास्तव में ही दिक्कत है, राष्ट्रपति ने वास्तव में अतिक्रमण किया है संविधान का, हकीकत में दिक्कत करी है, तो क्या होगा कि दूसरे सदन से भी बिल 2/3 बहुमत से पास समझा जाएगा। ठीक, जब दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से बिल पास कर दिया तो राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे से उठेंगे और धीरे धीरे बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि बिल दोनों सदनों से पास हो गया। अब जब बिल ही पास हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ही पास होगी, तो क्या बचा, राष्ट्रपति फुर। तो राष्ट्रपति वहां से चुपचाप ही निकल लेते हैं और राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। निकल क्यों लेते हैं, क्योंकि पद से हटना ही हटना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूरी होगी तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, तो इससे अच्छा चुपचाप ही निकल लो। ठीक, तो महाभियोग प्रक्रिया इस प्रकार लगाई जाती है, पहले सदन का 2/3, दूसरे सदन का 2/3 से यदि प्रस्ताव पेश हो जाता है, पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति की ध्यान रखना। 1/4 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर होगा, 2/3 सदस्य, बिल पास, राष्ट्रपति फुर। ठीक, इसी प्रकार अब राष्ट्रपति तो हटा दिया आपने भाई आर्टिकल 61 के माध्यम से, तो अब राष्ट्रपति को बनाओगे भी तो अनुच्छेद 62 के माध्यम से। किसके मेरे भाई, अनुच्छेद 62 के माध्यम से। आर्टिकल 62 के माध्यम से क्या होता है जी, पुनर्निर्वाचन होता है। आर्टिकल 62 के माध्यम से पुनर्निर्वाचन का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति पुनः चुना जाए। और राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर चुना जाना चाहिए, आपको पता होगा ये बात, 6 माह के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य होता है। तो राष्ट्रपति ये पूरा हो गया भाई, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति को हो गया और आपने दोबारा से राष्ट्रपति बन करके बैठा लिया। देखना, राष्ट्रपति सारा इंपॉर्टेंट था और मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया गया और आप भी मेहनत करना, इस चीज को लिखना सारी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का प्रावधान क्या, 52, निर्वाचन किया आपने 54, 52, अच्छा 53 रह रहा भाई साहब इसमें। 53 देखे कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको आर्टिकल 53, क्योंकि आर्टिकल 53 हम राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 53 होता है वो क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो उसकी शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति की एक प्रकार से पावर है ना, राष्ट्रपति को एक प्रकार से अधिकार दिया गया। तो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे जब हम, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हो सकती है। ठीक, तो जो अनुच्छेद 52 हो जाता है इसमें,
अनुच्छेद 54 निर्वाचन कर लिया जाता है। निर्वाचन होता किस किस प्रकार है, कौन कौन निर्वाचन करते हैं, वो आपको सब बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, तो वो सारी चीजें बता दी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसकी रीति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, 4 फेस बनाए होंगे मुस्कुराते हुए, 3 रोरे होंगे उनमें, वही सारी बात। पद अवधि 5 साल की होती है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। शपथ ग्रहण किसके सामने करता है, मुख्य न्यायाधीश के सामने। 56 आर्टिकल 57 पात्रता, उसकी पुनर्निर्वाचन की पात्रता होती है कि राष्ट्रपति आपको पता है भारत में कई बार चुना जा सकता है, 2 बार चुना जा सकता है केवल अमेरिका में। योग्यता बात करते हैं तो योग्यता वही होती है भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो, वही सारी चीजें। इसके बाद शर्तें की बात करते हैं, कुछ शर्तें दी जाती है कि सांसद क्या वाकई सांसद बनने लायक है, उसकी समीक्षा की जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। शपथ की बात करें तो शपथ आर्टिकल 60 में होती है। शपथ ईश्वर की होती है और प्रतिज्ञान किसका होता है जी, संविधान का प्रतिज्ञान किया जाता है, तो वो भी काम करता है। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि शपथ किसके सामने लेता है राष्ट्रपति, याद रखना मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो आदमी शपथ लेने का काम करता है राष्ट्रपति। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा उसके सामने शपथ लेगा। आर्टिकल 60 खत्म। आर्टिकल 61 में अब आप उसे ही खत्म करोगे, राष्ट्रपति को ही। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 61 के माध्यम से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा खत्म होता है। 4 स्टेप बताए। पहला 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। 14 दिन पहले जब बताओगे ना तो 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, तब बताओगे, है ना, सही सिग्नेचर पहुंचेंगे। उसके बाद सदन, किसी भी सदन में आ सकता है प्रस्ताव, किसी भी सदन में, किसी एक सदन से 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचता है, 2/3 बहुमत से वहां पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। दूसरा सदन तुरंत न्यायालय की भांति काम करता है। दूसरे ही सदन में राष्ट्रपति फोन मिलाता है किसी प्रतिनिधि को या खुद पहुंचता है। ठीक, इसी के साथ आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं। इसके बाद जब राष्ट्रपति पद से हट गए तो पद राष्ट्रपति का भरना भी बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 62 के माध्यम से 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य होता है, निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार होता है और राष्ट्रपति की शक्ति हुई बची। अब राष्ट्रपति की जो भी शक्ति होगी, जिस अनुच्छेद से भी शक्ति होंगी, पूरे भारतीय संविधान में से हम वो अनुच्छेद उठा के लाएंगे, वो शक्ति राष्ट्रपति की जहां तक भी फैली होंगी, आपातकालीन शक्ति, बैठक की शक्ति, सत्र की शक्ति, या फिर आपकी कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं, सारी चीजें, एक न्यायिक शक्ति भी होती है इनकी, है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, 72, 74, 74, 75 सब पढ़ेंगे। ठीक, तो सारा बहुत मजा आएगा। मेरे ख्याल से भारत का राष्ट्रपति जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखना, जो समझ में ना एक बार रिपीट करके देख लेना। मेरे ख्याल से एक बार के में समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से सारे कंटेंट दिया गया। ठीक, तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं भाई। बाकी आप सबने पता ही है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो चैनल को, और बाकी शेयर कर दो ताबड़तोड़ तरीके से बस। ठीक मेरे भाई, तो राष्ट्रपति भारत के इतने ही होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां बची। अब राष्ट्रपति की शक्तियां हम आपको उसके मतलब अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ा देंगे, पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, धन्यवाद।